Hey everyone, welcome to our channel Universal Laws. This is the last lecture of our series of Haryana Urban Control of Rent and Eviction Act. अपने प्रीवियस वीडियोस में हम सेक्शन 14 तक अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो गो एंड चेक देम आउट. अब आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 24 तक अच्छे से इस एक्ट को सम अप करेंगे. एंड अगर आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को एनालाइज करें तो आप पाएंगे कि ये अपने आप में ही बहुत एक्ट भी बहुत छोटा है और इससे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी बहुत कम आते हैं. ठीक है, बट स्टिल हर एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होता है, हर एक मार्क इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसलिए आपको अच्छे से इस एक्ट को भी पढ़ना है. ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सेक्शन 15. सेक्शन 15 इज़ अपीलेट एंड रिविजनल अथॉरिटीज़. कोई अपील कहाँ करेंगे हम, रिवीजन कहाँ किया जाएगा. देखिए, अभी तक हमने पूरा एक्ट पढ़ा, हमने बार बार बात की अबाउट कंट्रोलर. कोई भी बात है हम कहाँ जाएंगे, कंट्रोलर के पास. कोई एप्लीकेशन लगाई जानी है, कहाँ जाएंगे, कंट्रोलर के पास. अब पर बात आती है अबाउट अपील एंड अबाउट रिवीजन कि अपील या रिवीजन कैसे फाइल होगी और कहाँ फाइल की जाएगी. State government by general or special order by notification confer on such officers or authorities the powers of appellate authorities. देखिए, आपके याद करने के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर किया गया है कि किसी अथॉरिटी का नाम नहीं दिया गया. कि सपोज़ अगर यहाँ पर कोई अथॉरिटी का नाम दिया गया होता तो आपको कन्फ्यूजन भी हो सकती थी. बट दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंग कि आपको याद ही नहीं करना, केवल यहाँ पर लिखा है सच ऑफिसर और अथॉरिटीज़. कोई भी ऐसा ऑफिसर या अथॉरिटी. ठीक है, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन में जिसे भी पावर दे अपील की, वही अथॉरिटी जो है वो अपीलेट अथॉरिटी बन जाएगी. सेकेंड इज अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स ऑफ कंट्रोलर. कंट्रोलर का कोई भी ऑर्डर आता है, उस ऑर्डर के अगेंस्ट अगर आप अपील करना चाहते हैं तो कितने टाइम पीरियड में कर सकते हैं, 30 डेज़. दिस इज़ योर लिमिटेशन पीरियड कि आप 30 डेज़ के अंदर अपील फाइल कर सकते हैं. द अपीलेट अथॉरिटी मे ऑर्डर स्टे ऑफ फर्दर प्रोसीडिंग्स. जो भी अपीलेट अथॉरिटी है जिसके पास आप अपील करेंगे वो क्या कर सकती है, वो स्टे भी लगा सकती है फर्दर प्रोसीडिंग्स पर, कि जो भी फर्दर प्रोसीडिंग्स हैं उनको अभी थोड़े टाइम के लिए रोक दिया जाए, उस पर स्टे लगा दिया जाए. एंड फोर्थ इज अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. दिस इज ए रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस कि अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग जो है वो दी जानी ज़रूरी है. जब भी कोई प्रोसीडिंग चलती हैं तो एक पार्टी ने प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट करी तो जो दूसरी पार्टी है आप उसको भी तो सुनेंगे, उसको भी तो मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का. तो यहाँ पर यही कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी ऑर्डर के अगेंस्ट कोई अपील की है या रिवीजन किया है तो जो दूसरी पार्टी है उसको भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो भी अपनी बातें कहे कोर्ट के सामने, या जो भी अपीलेट अथॉरिटी है या रिविजनल अथॉरिटी है उसके सामने अपनी बातें वो कह सकता है. सो दिस इज़ द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो कि यहाँ पर फॉलो किया गया है. नेक्स्ट इज द कंट्रोलर वाइल होल्डिंग एन इंक्वायरी इन अ प्रोसीडिंग शैल फॉलो द प्रोसीजर ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट. देखिए, मैं आपको ब्रीफ में इस सेक्शन में जो जो चीज़ें आपको याद रखनी है, अगर आप बैरेक्ट ओपन करेंगे तो आप वहाँ पर पाएंगे कि एक ही सेक्शन के अंदर बहुत से सब सेक्शंस हैं, बहुत टिपिकल लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बताई गई हैं. तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि क्या याद रखना है एंड क्या छोड़ना है, किस तरह से क्या क्या पढ़ना है. तो जब आप इन वीडियोस को देखें तो आप क्या करें, बैरेक्ट ओपन करें प्लस वीडियो को भी साथ के साथ ओपन करें एंड आप मार्क करते चलें कि क्या क्या बातें मैंने बताई हैं. आपको केवल वही पढ़ना है एंड ट्रस्ट मी क्वेश्चंस यहीं से बनाए जाएंगे, उसके अलावा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. ठीक है, तो आप मार्क करते चले अपने बैरेक्ट में और आपको सिर्फ यही चीज़ें याद रखनी है कि फर्स्ट सबसेक्शन में आप याद रखेंगे सच ऑफिसर और सच अथॉरिटी. अब सच से इनका क्या मतलब है इन्होंने नहीं बताया, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन करके बताएगी. सेकेंड सबसेक्शन इज
अपील जो है वो कहाँ जाएगी, सच अथॉरिटी या सच ऑफिसर जो भी है उसके पास जाएगी। कितने टाइम पीरियड में, 30 डेज। तो ये आपसे पूछा जाएगा आपके प्रीलिम्स में कि कितने टाइम पीरियड में अपील करेंगे, 30 डेज में करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज द अपीलेट अथॉरिटी मे ऑर्डर स्टे, कि क्या, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा सकता है कि क्या अपीलेट अथॉरिटी स्टे लगा सकती है या नहीं। तो अपीलेट अथॉरिटी भी स्टे कर सकती है। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ natural justice. Okay, the controller while holding an inquiry in a proceeding shall follow the procedure of small cause court. कंट्रोलर जब कोई इंक्वायरी करेगा किसी भी प्रोसीडिंग में तो वो कैसा प्रोसीजर अपनाएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या वो समन प्रोसीडिंग अपनाएगा, समरी प्रोसीडिंग्स का प्रोसीजर अपनाएगा, कैसा प्रोसीजर अपनाएगा। तो कंट्रोलर जो है वो स्मॉल कॉज कोर्ट का जो प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर को फॉलो करेगा। नेक्स्ट इज सबसेक्शन 9 आपका इंपॉर्टेंट है कि इफ नो एप्लीकेशन इज मेड टू द हाई कोर्ट फॉर रिवीजन, यदि आपने हाई कोर्ट में कोई एप्लीकेशन नहीं करी रिवीजन के लिए, देन कंट्रोलर में एक्सरसाइज द पावर ऑफ रिव्यू एज पर ऑर्डर 47 ऑफ CPC, कि यदि आपके पास रिवीजन फाइल करने का राइट नहीं है, आप हाई कोर्ट में रिवीजन नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं, आप रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, अगर रिवीजन लाई नहीं करता तो क्या करेगा, रिव्यू जो है वो किया जा सकता है आपके द्वारा एज पर द प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 47 ऑफ CPC। एंड कितने टाइम पीरियड में करेंगे, 90 डेज में रिवीजन किया जा सकता है टू द हाई कोर्ट। तो आप 90 डेज़ में हाई कोर्ट के पास रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपने रिवीजन नहीं किया या रिवीजन की एप्लीकेशन लाई नहीं करती तो रिव्यू हो सकता है एज पर ऑर्डर 47। ठीक है, तो इस सेक्शन में से आपको केवल इतनी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट इज सेक्शन 16, दैट इज पावर टू समन एंड एनफोर्स द अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। विटनेसेस को बुलाया जाना और ये सब किस तरह से होगा, CPC के अकॉर्डिंग होगा। सेक्शन 17 इज रिगार्डिंग सम कॉस्ट। तो डिस्क्रिशन ऑफ कंट्रोलर, अपीलेट और रिविजनल अथॉरिटीज़ की कितनी कॉस्ट इम्पोज की जानी है, ये सब जो है कंट्रोलर या जो भी अपीलेट अथॉरिटी है या जो भी रिविजनल अथॉरिटी है उसका डिस्क्रिशन होगा कि क्या कॉस्ट इम्पोज की जाए। सेक्शन 18 इज एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, सिविल कोर्ट के द्वारा। जैसा कि हम CPC में अबाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पढ़ते हैं, उसी तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ऑर्डर्स का एग्जीक्यूशन है वो कैसे होगा, सिविल कोर्ट के द्वारा ही किया जाएगा। सेक्शन 19, एंड दीज आर नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट सेक्शंस, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर कुछ डिस्क्राइब या इनको बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सो अननेसेसरीली सब कुछ पढ़ना ज़रूरी नहीं है आपके लिए। सिर्फ सुपरफिशियली चीज़ों को पढ़ें, ऐसा भी नहीं है कि एकदम ही नेग्लेक्ट कर दें, पढ़ें, थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखें, पर जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पर मैं एम्फेसाइज ऑलरेडी कर रही हूँ, तो आप वही चीज़ों को मार्क करते चलें। सेक्शन 19 इज इंस्टीट्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन कैसे इंस्टीट्यूट की जाएगी और कैसे उनका डिस्पोजल होगा। इन केस ऑफ मोर देन वन कंट्रोलर at same place, the applications shall be made to the controller who is authorized by the appellate authority। यहाँ पर आपको केवल एक पॉइंट याद रखना है कि यदि कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर एक से ज़्यादा कंट्रोलर हैं और जो आपकी एप्लीकेशन है वो आप किसी भी कंट्रोलर के पास लगा सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपको ऐसे कंट्रोलर के पास लगाई जानी चाहिए जिस कंट्रोलर को अपीलेट अथॉरिटी ने ऑथराइज़ किया हो। मतलब जो अपीलेट अथॉरिटी है वो बताएगी कि किस कंट्रोलर के पास आपकी एप्लीकेशन लगनी चाहिए। मीन्स यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि कंट्रोलर को ऑथराइज कौन करेगा, तो जो अपीलेट अथॉरिटी है वो कंट्रोलर को ये अथॉरिटी देगी। नेक्स्ट है सेक्शन 20, पावर टू ट्रांसफ़र प्रोसीडिंग्स। जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी और बिफोर द हाई कोर्ट और बिफोर कंट्रोलर, उन सब प्रोसीडिंग्स को किस तरह से ट्रांसफ़र किया जा सकता है।
सबसेक्शन 1, द हाई कोर्ट ऑन एप्लीकेशन और अदरवाइज may transfer any proceedings which are pending before any appellate authority or another appellate authority, कि किसी भी appellate authority के पास अगर कोई भी proceedings pending हैं तो उन proceedings को ट्रांसफ़र करने की पावर किसके पास है? हाई कोर्ट के पास ये पावर है। यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ यही आएगा कि प्रोसीडिंग्स को ट्रांसफ़र करने की पावर किसके पास है। तो अगर कोई प्रोसीडिंग्स किसी अपीलेट अथॉरिटी के पास चल रही हैं तो उनको ट्रांसफ़र कौन कर सकता है? हाई कोर्ट। अपीलेट अथॉरिटी ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट और अदरवाइज बाय ऑर्डर ट्रांसफ़र एनी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग बिफोर एनी कंट्रोलर टू अनदर कंट्रोलर विद इन द ज्यूरिसडिक्शन। अगर कोई प्रोसीडिंग्स कंट्रोलर के पास चल रही हैं तो एक कंट्रोलर से किसी प्रोसीडिंग को दूसरे कंट्रोलर के पास भेजने की जो पावर है ये है अपीलेट अथॉरिटी के पास। ठीक है, कि जो अपीलेट अथॉरिटी है वो कंट्रोलर वाली एप्लीकेशंस को ट्रांसफ़र कर सकती है और जो अपीलेट अथॉरिटी के एप्लीकेशंस हैं उनको कौन ट्रांसफ़र करेगा? हाई कोर्ट करेगा। ओके, देखिए इसको आप इस तरह से समझें कि सपोज़ ये है आपकी अपीलेट अथॉरिटी, सपोज़ ये है आपका कंट्रोलर, कंट्रोलर से ऊपर है आपके पास अपीलेट अथॉरिटी एंड अपीलेट अथॉरिटी से भी ऊपर है हाई कोर्ट। तो इट मीन्स कि अगर कंट्रोलर के पास कोई प्रोसीडिंग्स पेंडिंग हैं तो उनको ट्रांसफ़र करने की पावर है अपीलेट अथॉरिटी के पास। अपीलेट अथॉरिटी के पास कोई प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है तो उनको ट्रांसफ़र करने की पावर है हाई कोर्ट के पास। तो अगर आप ये हायरार्की याद रखेंगे तो आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्रैम अप करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी से ईज़िली याद रख पाएंगे कि कंट्रोलर के पास अगर कोई एप्लीकेशन पेंडिंग है उसको अपीलेट अथॉरिटी ट्रांसफ़र कर सकती है, अपीलेट अथॉरिटी के पास अगर कोई प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है तो उसको हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर सकता है। नेक्स्ट वी कम टू 20A, दैट इज ट्रांसफ़र ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड फाइलिंग ऑफ अपील्स एंड रिविजन्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ सबऑर्डिनेट एंड डिस्ट्रिक्ट जज, कि अगर सबऑर्डिनेट या डिस्ट्रिक्ट जज ने कोई ऑर्डर पास किया है तो उसकी अपील या रिवीजन या वो प्रोसीडिंग्स को किस तरह से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर सिविल, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है सिविल, अपॉइंटेड टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ कंट्रोलर शैल लाई टू द डीजे, कि यदि किसी सब डिविजनल ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है कि वो कंट्रोलर वाले फंक्शंस परफॉर्म करे तो उसकी जो अपील होगी वो कहाँ लाई करेगी? टू द डीजे। ठीक है, जो भी सब डिविजनल ऑफिसर के अपील है वो जाएगी टू द डिस्ट्रिक्ट जज। एंड जो डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर्स होंगे उसका रिवीजन कहाँ जा सकता है? टू द हाई कोर्ट। रिवीजन अगेंस्ट हिज ऑर्डर्स टू द हाई कोर्ट, रिवीजन फाइल किया जाएगा हाई कोर्ट के पास। ठीक है, तो ये भी आप हायरार्की याद रखें कि जो सब डिविजनल ऑफिसर है उसकी अपील जाएगी टू द डीजे एंड डीजे के अगेंस्ट, मतलब डीजे के ऑर्डर्स के अगेंस्ट कोई रिवीजन अगर किया जाना है तो वो होगा हाई कोर्ट के पास। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 21, दैट इज लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट टू फर्निश पर्टिकुलर्स। जो लैंडलॉर्ड है और जो टीनेंट है दोनों को ही कुछ ना कुछ पर्टिकुलर्स अपने सबमिट करने होंगे। किसको सबमिट करेंगे? कंट्रोलर के पास सबमिट करेंगे, या फिर अगर कोई अदर पर्सन ऑथराइज किया गया है इन प्लेस ऑफ कंट्रोलर तो उस ऑथराइज पर्सन को आप अपने पर्टिकुलर्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सबमिट करेंगे। अब सेक्शन 22 बात करता है अबाउट पेनल्टीज़। पेनल्टीज़ में हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अबाउट द अमाउंट ऑफ फाइन, कि अगर कॉन्ट्रावेंशन किया जाता है विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 8 सब सेक्शन 2 सेक्शन 10। देखिए ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर इतने सेक्शंस लिखे गए हैं, ये आप नहीं याद करेंगे। बस एक बार सुपरफिशियली ध्यान रखें कि सेक्शन 8, 10, 11 एंड 21 इन सेक्शंस का अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन करता है तो उसके ऊपर कितना फ़ाइन लगेगा? अप टू 1000 रुपीज़।
1000 रुपये तक का फाइन लगेगा। तो सब सेक्शन भले ही आप ना याद रखें, पर सेक्शन 8, 10, 11, 12, 8, 10, 11, 21 इस तरह से एक बार 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रावेंशन विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 6 का जो ए है उसका अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन करता है तो इम्प्रिजनमेंट है अप टू 2 years और फाइन और बोथ। नेक्स्ट इज नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन एक्सेप्ट अपॉन अ कंप्लेंट इन राइटिंग फाइल्ड विद द सैंक्शन ऑफ कंट्रोलर, कि कंप्लेंट जो है वो की जानी चाहिए कैसे, राइटिंग में की जानी चाहिए विद द सैंक्शन ऑफ कंट्रोलर, या फिर रिपोर्ट इन राइटिंग मेड बाय द कंट्रोलर। तो कोई भी कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस नहीं लेगा किसी भी ऑफेंस का जब तक कि आपने क्या किया हो, कंट्रोलर को एप्लीकेशन ना दी हो। तो जो यहाँ पर सेक्शन 22 में हम पेनल्टीज़ की बात कर रहे हैं, तो पेनल्टीज़ वगैरह का कॉग्निजेंस कोर्ट कब लेगा, जब रिटन एप्लीकेशन कंट्रोलर के सामने फाइल की गई हो, या कंट्रोलर को कोई रिपोर्ट दी गई हो, या कंट्रोलर ने कोई रिपोर्ट प्रिपेयर करी हो। 23 इज पावर टू मेक रूल्स। ये आपसे पूछा जा सकता है कि रूल मेकिंग पावर किसके पास है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है टू मेक रूल्स। ये क्वेश्चन बन सकता है कि रूल मेकिंग पावर किसके पास है, वहाँ पर आपको दे देंगे कंट्रोलर। अब आपको लगेगा कि पूरा सेक्शन में हमने मतलब पूरे इस एक्ट में हमने बार बार कंट्रोलर 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 ही पढ़ा है, तो इसका आंसर कंट्रोलर होगा, पर ऐसा नहीं है। रूल मेकिंग पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास। सेक्शन 24 इज रिपील एंड सेविंग्स। कभी रिपील सेविंग्स वगैरह से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। एंड लास्ट इज योर शेड्यूल, सेक्शन 2H में बताया गया था, एंड फॉर्म्स अंडर सेक्शन 13A सब सेक्शन 2। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो हेयर आवर वीडियो कम्स टू एन एंड। जो जो चीज़ें मैंने आपको मार्क कराई हैं, एम्फेसाइज करके बताया है, आप उसी को केवल याद रखें। एंड अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आप देख लें, एंड समराइज वे में एक अच्छी तरह से मैंने आपको सिर्फ वही पॉइंट्स बताए हैं जो जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद अस।